को प्राइम इंटीजर्स। इसमें लिखना एनी टू इंटीजर्स, एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी को प्राइम के लिए सीधा सा हम लोग जानते हैं कोई भी दो इंटीजर उठाओ, अगर उन दोनों इंटीजर का जीसीडी 1 आ रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कहे जाएंगे? को प्राइम इंटीजर्स कहते हैं। इसी को लिख रहे हैं एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी आर सेड टू बी को प्राइम, आर सेड टू बी को प्राइम और any two integers a and b are said to be co-prime or relatively prime. Relatively prime, चाहे co-prime कहो चाहे relatively prime कहो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। if यदि GCD of a, b is equal to 1, दो नंबर ए और बी एक दूसरे के साथ को प्राइम कहे जाएंगे अगर उन दोनों ही नंबर का जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन निकल करके आए? 1 आए। एग्जाम्पल लगा रहा हूं, ये नंबर थ्योरी का हिस्सा है। अलजेब्रा के लिए नंबर थ्योरी की जरूरत पड़ती है, ठीक? तो अलजेब्रा की शुरुआत से पहले नंबर थ्योरी वाले वो हिस्से निपटा रहे हैं जितनी अपने को जरूरत है। एग्जाम्पल में कोई भी दो उठाओ सोच करके, 4 और 5। सुनो, ये भी जीसीडी का ही सिंबल है, तो लिखना चाहो चाहे ऐसे लिखो और चाहे लिखना चाहो तो यही पूरा लिखो। जीसीडी ऑफ 4 5, जीसीडी ऑफ 4 5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 4 और 5 दोनों को एक साथ डिवाइड करने वाला अगर सबसे बड़ा नंबर खोजने भी जाएंगे तो यही मिलेगा 1। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो 4 और 5 को एक साथ डिवाइड कर सके। पहला नंबर। दूसरा लगाना जीसीडी ऑफ 3 7 इज इक्वल टू, आगे फिर लिखा 1। इनका भी जीसीडी 1, क्योंकि 3 को भी काटने वाला और 7 को भी काटने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 1 ही होगा। इसी तरीके से जीसीडी ऑफ 11 and 12 also is equal to 1 plus etc. ऐसे ही बाकी की भी सोचे जा सकते हैं। जितना कॉन्जुगेटिव नंबर होगा सब लगाना है। सोच लो, सोचने की बात। क्या जितने कॉन्जुगेटिव नंबर होंगे सबका जीसीडी बनाएगा? टाइम दिए सोचने का। स्टार करके लिखना। इट मे बी नोटेड दैट, ये ध्यान देने की बात है, इट मे बी नोटेड दैट prime integers, it may be noted that prime integers, ठीक है, तो पहले ये लिख लो, हम इधर लिख लेते हैं। It may be noted that prime integers and co-prime integers सोच करके जवाब दो। अभी हम आधा स्टेटमेंट में, क्या प्राइम और को प्राइम इंटीजर दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है या सेम कॉन्सेप्ट है? सोच करके जवाब दो। प्राइम इंटीजर्स और को प्राइम इंटीजर्स सेम कॉन्सेप्ट या डिफरेंट कॉन्सेप्ट? डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इनके बीच का फर्क क्या होगा? एग्जाम्पल में हम कुछ दिखा चुके हैं। एग्जाम्पल में हमको सुनना नहीं, कुछ और सुनना है।
अगला देख, आगे इसमें लिखना, इट मे बी नोटेड दैट प्राइम इंटीजर्स एंड को प्राइम इंटीजर्स both are different concept. Prime integers and co-prime integers both are different concept. दो के दोनों टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। प्राइम के वक्त आप केवल और केवल फैक्टर के ऊपर ख्याल रख रहे हो कि आपको पॉजिटिव की दुनिया में दो फैक्टर मिले। हर वो नंबर प्राइम होगा जो सिर्फ दो लोगों से डिवाइड हो, पहला 1 से, दूसरा खुद से, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर की दुनिया में। को प्राइम तलाश करते वक्त आप कोई भी दो इंटीजर रैंडमली उठा लेते हो और दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर केवल कितना आना चाहिए, 1। बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, इन दोनों का आपस में कोई मर्जिंग। A, B both belong to the integer set Z are not both 0, दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। एंड Q and R belong to the Z, Q और R इंटीजर है such that Q और R इस तरीके से आ रहे हैं कि आप लिख सकते हो A is equal to B into Q plus R। तो ऐसे केस में A और B का जो GCD आएगा वही GCD B और किसका आएगा, R का आएगा। चलो इसको प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ ऑलरेडी एक बार हम लोग बीएससी में देख चुके हैं, अगर याद हो तो। बीएससी कमलेश, विपिन, मधु, 3 लोग बीएससी में टकरा चुके हैं हमसे, याद नहीं? अच्छा, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल पहले लिखाए हुए थे, वो याद है? वेल ऑर्डरिंग के बाद डिवीजन एल्गोरिथम लिखाए थे, वो याद है? इसके बाद यूक्लिडियन एल्गोरिथम लिखाए थे, वो याद है? वहीं से बोलना चाहते थे क्या? उसी के बाद आया हुआ था जीसीडी निकालने का तरीका, तब वहाँ पर जीसीडी निकाला गया था, अब हमको याद है। इसके बाद ही रिमाइंडर निकालना होता है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल जो सो ऑन फैक्टोरियल 100 1 डिविजिबल बाई, जब इसको 11 या 12 किसी से भी डिवाइड किया जाएगा, या शायद 9 से डिवाइड था उस समय बीएससी में, हमको याद है शायद 9 से डिवाइड, तब रिमाइंडर कितना बचेगा? हाँ हाँ, और इसी के बाद चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आई थी जिसको वहाँ बीएससी में छोड़ दिया गया था। चाइनीज हम नहीं करवाए थे, हमको याद है, जेन से पढ़ाए थे हम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नहीं करवाए थे। चल शुरुआत करते हैं, सुनो। अपनी मर्जी से A और B का GCD M मान लेते हैं और फिर B और R का GCD N मान लेते हैं। चलते चलते दिखा देंगे कि ये जो M और N माने हुए हैं ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों आपस में कैसे होंगे, एक बराबर। लिखना, लेट GCD ऑफ AB, लेट GCD ऑफ A, B इज इक्वल टू M, एंड हट करके थोड़ा लिखना, इधर कैलकुलेशन इसका करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन इसका करेंगे, एंड GCD ऑफ B, R इज इक्वल टू N। अब इधर के हिस्से में इसका कैलकुलेशन करेंगे। शुरुआत करें, दिस इंप्लाइज, ये बताओ इत्मीनान से सोच करके जवाब देना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो सबसे बड़ा नंबर जो A और B दोनों को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब M इज द डिवाइजर ऑफ A, M इज द डिवाइजर ऑफ B। M A को भी काटेगा और B को भी काटेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट M इज द डिवाइजर ऑफ A एंड M इज द डिवाइजर ऑफ B बोथ। हाँ या ना? पहली लाइन लिखो, M इज द डिवाइजर ऑफ A एंड M इज द डिवाइजर ऑफ B। थोड़ा बहुत बीएससी में नंबर थ्योरी याद है, थोड़ा बहुत, हाँ हल्का फुल्का। बीएससी कहाँ से था? गणपत सहाय से। तुम्हारे टाइम में अलजेब्रा किसने पढ़ाया था? अगली बात, इसे तो एज इट इज रहने दो, दिस इंप्लाइज दैट M इज द डिवाइजर ऑफ A, ये एज इट इज। और याद करो, अगर M इज द डिवाइजर ऑफ B है, M अगर B को काटता है तो B के सारे मल्टीपल को भी काटेगा। तुम ऐसे समझो, 4 इज द डिवाइजर ऑफ 8, 4 8 को काटता है, तय है? तो 8 का जितना मल्टीपल तैयार करोगे, 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 4 सबको काटेगा, क्योंकि 8 का पहाड़ा पढ़ने में तुम हर बार 8 को ध्यान में रख के चल रहे हो और 4 पहले ही 8 को काट चुका है। तो 8 के सारे मल्टीपल, ये बताओ, 8 दूनी 16, 4 16 को काटता है, 8 3 24, 4 24 को भी काटता है, इसका मतलब 8 के सारे मल्टीपल को काटेगा, ये बात तय है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाए? सोचो, हमको क्या बनाना है? B into Q बनाना है।
तो हम अगली लाइन क्या लिखें, एंड m इज द डिवाइजर ऑफ एवरी मल्टीपल ऑफ b, b इंटू q। सही है गलत? देखो अगली लाइन ये, और जिनको भूलने का डर होगा वो यही एरो करके लिखेंगे, एनी मल्टीपल ऑफ b। जिनको भी भूलने का डर होगा वो यहाँ पर लिखेंगे एनी मल्टीपल ऑफ b, शॉर्ट में लिखना। हुआ? इस पर निगाह डालो, इन पर। ये वास्तविकता में क्या नजर आ रहा है? अगर हम बी क्यू को इधर लेकर आए तो ये a माइनस बी क्यू होगा कि नहीं होगा? a माइनस बी क्यू। याद करो इसके जस्ट पहले जो थ्योरम हुई थी, इफ m इज द डिवाइजर ऑफ a, इसी पर निगाह करना है, m इज द डिवाइजर ऑफ a, m इज द डिवाइजर ऑफ b into q, then m is the divisor of any linear combination of a and bq। था कि नहीं था? तो इस बात को इस्तेमाल करते हुए दिस implies that m is the divisor of क्या a minus b into q हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों हमने a minus b into q तैयार किया? क्योंकि bq को इधर किया और r अब सीधे सीधे r को डिवाइड करेगा। तय हुआ? इसका मतलब दिस implies that m is the divisor of r। m is the divisor of r। नहीं अभी इधर ही चल, बस मेरे पास जगह खत्म हो गई। चल अभी इधर ही, इसको चलो उस बोर्ड पे बाद में करेंगे, यहीं से आगे बढ़ो। अब ये बताओ, अब दो चीजें मिल रही हैं, m is the divisor of b, m is the divisor of r, दोनों मिल गया। तो this implies that या b get m is the divisor of b and m is the divisor of r। एक बात याद करो, यहीं पर थ्योरम है, अगर किन्हीं दो नंबर का GCD d हो जाता था, पुराना याद करो पुराना, अगर GCD of a and b d लिखा जाता था तो इसके और इसके जितने डिवाइजर होते थे वो सारे d को डिवाइड करते थे। इसका मतलब if c is the divisor of a, c is the divisor of b, then c is also the divisor of d। होता था, ये तो थ्योरम पढ़ी गई है। तो अब सोचो यहाँ से हम लोग क्या निकाल पाए, m is the divisor of b, m is the divisor of r, और गौर करो b और r का GCD तुम लोगों ने n माना हुआ है, आया? तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, दिस implies that m is the divisor of GCD of b, r, यानी दिस implies that m is the divisor of n। आया ना? ये अपना पहला इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर नोट करो। हाँ, अब दूसरा निकालेंगे और उससे दिखा देंगे n is the divisor of m, और जो कि GCD पॉजिटिव इंटीजर होता है तो अब m काट रहा है m को, n काटेगा m को, मतलब दोनों बराबर होंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तुम्हारे जो नंबर थ्योरी के शुरू के लेक्चर छूटे हुए हैं, कितने 3 या 4, कितने छूटे हैं ना, वो YouTube पे पड़े हुए हैं, चैनल का लिंक ले लेना, ठीक है? और कोई बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं है, तुम्हारे पास सफिशिएंट डेटा होगा, जियो चलाते ही होगी, आज का ज़माना ही उन्हीं का महाजन चल रहा है, ठीक? तो वो आज कल 2-3 दिन में उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? वो सारे लेक्चर कंप्लीट कर लो, ये तुमको समझ में आने लगेगा, क्योंकि अभी वैसे भी तुम गाड़ी दौड़ते हुए पकड़े हो, तो दौड़ती गाड़ी पकड़ने के बाद आप अच्छा ही हटाएं, ये हो गया हो तो हटाएं, हो गया, बोले मैं नहीं करोगे। अब सुनो, एक रिलेशन जो आ गया है उसको हम यहीं पर रख के छोड़ दे रहे हैं, m is the divisor of इक्वेशन नंबर 1, ये लिख करके छोड़ दिए। आओ इनसे शुरुआत करते हैं। GCD ऑफ b एंड r n माना गया है, ठीक है? दूसरी तरफ स्टार्ट करना, तुम लोग तो पाई पा रही होगी, पाई पारना बोलते हैं उसको। GCD ऑफ b, r is equal to n, implies that n is the divisor of b, n is the divisor of r। सही? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर n b को काटता है, गौर करो, अगर n b को काटता है तो n b के किसी भी मल्टीपल को काटेगा कि नहीं? b into q,
पुरानी बात, 4 काटता है 8 को, तो 8 के सारे मल्टीपल को भी काटेगा ही काटेगा। ये वास्तविकता में ना ये वो चीज़ है जो रटी नहीं जाती, इसका केवल फील लिया जा सकता है बस। अगर 2 4 को काटता है तो 4 का पहाड़ा चाहे जितनी बार पढ़ के कोई भी नंबर तैयार कर लो, 2 हर उस नंबर को काटेगा ही काटेगा, क्योंकि 2 ने एक बार 4 को काट दिया तो 4 का मल्टीपल 2 से अलग नहीं हो सकता। कि हो सकता है, खुद सोचो, 4 का मल्टीपल तैयार करोगे 4 से ही तो गुणा करोगे, इधर इधर 4, इसका फैक्टर क्या लेते हैं 2 गुणे 2, इसका मतलब तय है 2 से इसमें डिवाइड लग सकता है कि नहीं। अब तुम 4 का कोई भी मल्टीपल तैयार करो, सोचो तुम क्या लिखोगे, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, हर बार तुम उसमें 4 शामिल कर रहे हो कि नहीं। और जब 2 एक बार 4 को काट चुका है तो इस हर एक नंबर को 2 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इधर वाले को करे ना करे ये तो बैठा ही है। ये बातें क्लियर हुई, इसीलिए इसे रटने पर बिल्कुल ना आना, केवल फील की बात बस। सुना, n इज द डिवाइजर ऑफ b into q, n इज द डिवाइजर ऑफ r। फिर थ्योरम इस्तेमाल करो, if n is the divisor of bq, n is the divisor of r, then n is the divisor of any multiple of bq and r। तय हुआ, and this implies that n is the divisor of, क्या करें, bq plus r। हाँ, क्योंकि अब ये नजर आ रहा है bq plus r, and this implies that n is the divisor of a, क्योंकि bq plus r की वैल्यू आखिरकार है कि कुछ मिला। n is the divisor of a, n is the divisor of b, so we have n is the divisor of a, n is the divisor of b। और अगर क्या a को भी काटेगा b को भी, तो a और b के GCD को भी डिवाइड करेगा ही। This implies that n is the divisor of GCD of a, b। और सोचो इसका GCD मान के क्या चलेगा, m। This implies that n is the divisor of m। इक्वेशन नंबर काम हो चुका है, इक्वेशन 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एक साथ इकट्ठा करो, n is the divisor of m, m is the divisor of n, implies that n is equal to m। इसका मतलब this implies that n कौन, ये कौन, GCD of a, b is equal to GCD of b, r। तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि a काटता है b को, b काटता है a को, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। वो इंटीजर की दुनिया पर है। हम अब तय कर चुके हैं ये लोग GCD है, GCD कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, GCD हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हम नेचुरल की दुनिया में आ चुके हैं। कहने के लिए इसको अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। कहने को ये भी कहा जा सकता है कि अगर आपको a और b का GCD निकालना है, a और b का GCD निकालना है, तो ये GCD b के और उस रिमाइंडर के बराबर आएगा, जो रिमाइंडर आपको तब मिलता है जब आप a में b से डिवाइड करते हैं। हाँ या ना? ये जो लिखा है क्या डिवीजन एल्गोरिथम है कि नहीं? एक नज़र में देखें तो पर्टिकुलर q और r के लिए ये डिवीजन एल्गोरिथम है। a में b से भाग दिया गया, भागफल जितनी बार गया कोसेंट वो q आया, जितना रिमाइंडर बचा वो कौन आया, r आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि GCD ऑफ a एंड b इज इक्वल टू GCD ऑफ b एंड रिमाइंडर r। कह सकते हैं कि नहीं? तो दूसरे शब्दों में ये बात ही कुछ करके देखते हैं। फाइंड द GCD ऑफ 275 एंड 200। शुरुआत करो, सॉल्यूशन एक ही काम अपने जिम्मे है, बस बड़े वाले में छोटे वाले से डिवाइड करना, और ये ध्यान रखना कितनी बार डिवाइड जाएगा। तो इधर हम रख रहे हैं 275 इज इक्वल, चलो 200 से भाग लगाते हैं, एक ही बार जाएगा, 200 1 के 200, रिमाइंडर कितना बचा 75 बचा।
अब सुनो, GCD ऑफ ऐसे एरो बनाते चलना, GCD ऑफ 275 एंड 200 इज इक्वल टू GCD ऑफ 275। तय हुआ। अब सुनो, अब इसको उठाना 200 और 200 में डिवाइड लगाना इस बचे हुए रिमाइंडर 75 से। बोलो कितनी बार डिवाइड जाएगा? कितना? 2 बार। 75 दूना 150, उसके बाद नहीं जाने वाला तो 75 इंटू 2 150, रिमाइंडर कितना बचा? 50। यानी GCD ऑफ 275 इज इक्वल टू GCD ऑफ 75 एंड 50। सही सलामत बोलना, नहीं पता चलेगा पूरा इसी। अब 75 और 50 का हल। अब 75 में भाग लगाओ किससे? 50 से। बोलो 50 से भाग लगाओ कितनी बार जाएगा? 50 के 50, रिमाइंडर कितना बचा? 25। यानी GCD ऑफ 75 एंड 50 इज इक्वल टू GCD ऑफ 50 एंड 25। और ये बताओ क्या 50 को 25 काट सकता है? तय है? ठीक, तो लिखना चाहो तो आगे लिखो, चाहे सीधे लिख दो कुछ ऐसा। सिंस GCD ऑफ, या छोड़ो सिंस पहले ये, सिंस 25 is the divisor of 50, this implies that GCD of 50, 25 is equal to 25 होगा। so इसलिए अब फाइनल लेटर्स देना, GCD of 275 and 200 is equal to 25। आंसर। जिनको बाद में भूलने का डर हो वो पूरा लिखेंगे। पूरा लिखना तो ऐसे लिखना इस तरीके से, GCD of 275, 200 is equal to GCD of 275 is equal to GCD of 75 and 50 is equal to GCD of 50 और किसका? 25 का। 50, 25 और 50 और 25 का GCD कितना आया? 25। जिनको भूलने का डर हो ये पूरी बात लिख देंगे। यानी 275 और 200 दोनों को एक साथ काटने वाला सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कुछ होगा तो 25 और दूसरा नोट कर लो। हेडिंग डाल देना, यूक्लिडियन एल्गोरिथम लिखना। दिस इज अ मेथड, इसमें लिखो दिस इज अ मेथड, दिस इज अ मेथड based on the fact that A is equal to B into Q plus R। यूक्लिडियन एल्गोरिथम, दिस इज अ मेथड, ये एक मेथड है जो इस फैक्ट पर बेस्ड होता है कि जब आप नंबर A में B से डिवाइड करते हो तो कोशेंट Q आता है, रिमाइंडर R आता है। यानी A is equal to BQ plus R। then इसी में आगे जोड़ना, then GCD of AB is equal to GCD of BR। अब स्टेटमेंट पूरा होगा। यूक्लिडियन एल्गोरिथम एक मेथड है जो इस फैक्ट पर बेस्ड है कि अगर आप A बराबर BQ plus R लिख सकते हो तो GCD of AB बराबर GCD of BR होता है। और ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये बात सही है कि GCD of AB is equal to GCD of BR। आगे लिखना, by using this algorithm, इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए, by using this algorithm, we can find GCD of AB, also this algorithm state that state that इसके साथ ही
ये एल्गोरिथम ये भी बताता है स्टेट दैट इफ यदि जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी, ये एल्गोरिथम कहता है कि अगर दो नंबर ए और बी का जीसीडी डी है तो आपको ऐसे इंटीजर एक्स और वाई जरूर मिलेंगे कि आप डी को ए बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो एक्स और वाई का इस्तेमाल करते हुए। then there exist x comma y belong to the integer set z such that आगे such that d is equal to ax plus y। आगे चाहे तो एक लाइन और पढ़ा लेना। ये जो d निकल करके आया ना, ये ax plus by की लीस्ट वैल्यू लिखना, एंड d इज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू एंड d इज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ax plus by। और ax plus by की जो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो खुद कौन होगी, d। यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रूफ ग्रुप में डाल देंगे, ठीक। एक बार पढ़ लेना प्रूफ, जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेगा। इसका प्रूफ इधर नहीं करवाना, बिना मतलब को खाली लेंदी होगा, अपने को प्रूफ से इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ ये है कि भाई गणित जान कर प्रूफ आना चाहिए, ये भी मेरी बात। हाँ 1.5 पन्ने के लगभग प्रूफ होगा, कम नहीं होगा। सुनो, इन करके जगह छोड़ दो ना, 2 पन्ने के अप्रॉक्सीमेट छोड़ दो, प्रूफ ग्रुप में आप उसमें डाल देंगे, वहां से अपना प्रूफ कर लेना, ठीक है। 2 पन्ने लक्ष्मी, 2 पन्ना आप किसका, ये ना करना, नहीं पता चलेगा लिखोगे उसमें कुछ मेरे हिसाब से 2 लाइन ना छोड़ दो, सबसे सही है। सुनो ये सामने बस ठीक है, 1.5 छोड़ो, हम तो कह रहे हैं आधे छोड़ो ना, बाद में समझ में आएगा। हम कुछ नहीं जानते, अपने हिसाब से गिन के छोड़ो, चलो आगे थ्योरम लिखो। If GCD of AB is equal to D, if GCD लिखो, if GCD of AB is equal to D, then GCD of A upon D, comma B upon D is equal to 1। अगर A और B का GCD D है तो A अपॉन D, B अपॉन D का GCD 1 होगा, यानी ये दोनों आपस में कोप्राइम होंगे। कुल मिलाकर के ये सारी चर्चा केवल एक बात पर आई है कि ये जो कुछ भी अब हम लिख रहे हैं ये कोप्राइम बनाने का कह सकते हो रूल है, कि अगर आपको किसी भी 2 नंबर को कोप्राइम दिखाना हो तो आप खोज लो वो दोनों कोप्राइम होंगे या नहीं। कोई नहीं मिलने वाला, चाहे जितना खोज लो कोई भी नहीं मिलेगा। चलो प्रूफ लगाना, जो दिया गया है उतने से शुरुआत करो लिखना। A और B का GCD D आपको दिया गया है, लिखना लेट GCD ऑफ, हालांकि लेट करने कोई मतलब नहीं है, दिया गया है GCD ऑफ A, B इज इक्वल टू D। इसका मतलब क्या हुआ, अगर D ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो D इज द डिवाइजर ऑफ A एंड D इज द डिवाइजर ऑफ B। दिस इंप्लाइज दैट D इज द डिवाइजर ऑफ A एंड D इज द डिवाइजर ऑफ B। ये हुआ इसका मतलब। अब हम ये भी बात लिख सकते हैं कि सो देयर एग्जिस्ट, इसलिए यहाँ पर मौजूद होंगे 2 इंटीजर m और n। देयर एग्जिस्ट m, n बिलोंग टू द इंटीजर सेट z सच दैट, अब ये इस तरीके से होंगे कि आप कह सको, इधर इधर ध्यान देना, D डिवाइड करता है A को, पूरा पूरा काटता है तो कुछ बार हो जाएगा A अपॉन D इज इक्वल टू m। गौर करना, लिखना मत, A अपॉन D इज इक्वल टू कितना m।
तो क्या a बराबर d इंटू एम लिख सकते हैं कि नहीं? सीधे लिखते हैं a इज इक्वल टू d इंटू एम। इसी हिसाब से अगला सुनना, b अपॉन d इज इक्वल टू n, तो क्या b बराबर d इंटू n लिखा जा सकता है कि नहीं? सही बात है, देखना आल्सो इसके साथ आल्सो देयर एग्जिस्ट, यहाँ मौजूद होंगे दो इंटीजर x, y सच दैट यूक्लिडियन एल्गोरिथम अभी भी क्या कहा था कि अगर दो नंबर a और b का GCD d है तो आपको ऐसे इंटीजर x और y जरूर मिलेंगे कि यू कैन राइट t एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b बाय यूजिंग x एंड y। इसका मतलब हम लिख सकते हैं d बराबर ax प्लस b y। सही है, लिखना देयर एग्जिस्ट इंटीजर x एंड y सच दैट d is equal to ax plus b y। यानी यूनिक नहीं होते, कुछ भी ना, यूनिकनेस नहीं है यहाँ, इसीलिए तो कहते हैं देयर एग्जिस्ट इंटीजर x एंड y, आगे जोड़ सकते हो, नॉट यूनिक, ax plus b y। अच्छा a की वैल्यू अभी भी निकाले हो, a की वैल्यू अभी भी निकाले, कितनी? dm, तो क्या a की वैल्यू d इंटू m रख सकते हैं और b की वैल्यू कितनी d इंटू n रखी जा सकती है? लिखना दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करो d इंटू m इंटू x प्लस अगली वैल्यू b की रखो d इंटू n इंटू कितना हो गया 5। नोट करो, क्या d को उड़ा सकते हैं पूरे में से? d के खत्म होते ही कितना बचा? अब इधर से लिखना mx प्लस ny इज इक्वल टू कितना? 1। कुछ मिला? mx प्लस ny इज इक्वल टू 1, कुछ नजर आया? कुछ नजर आ जाना चाहिए यहाँ से, mx प्लस ny इज इक्वल टू 1। इधर आओ, इधर वापस देखो, वापस GCD of AB is equal to कितना? D। It means D can be written as the linear combination of A and B। हाँ, तो सोचो यहाँ क्या लिखा है? mx plus ny is equal to 1। x और y तो यूनिक नहीं है ना, लेकिन m और n वो तो डिवाइड करने पर यूनिक आएगा। ये तो हो नहीं सकता आप 4 में 2 से भाग करो और एक बार 2 दूना 4 काटो, एक बार 2 पंचे 4 काटो, ये तो नहीं। जिससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने पर कोसेंट जो आपका आएगा वो तो यूनिक आएगा। तो इसका मतलब m कौन था? गौर करो, m कौन था? m कोसेंट था जब a को d से डिवाइड किया गया, तो ये यूनिक रहेगा। अच्छा, b को d से डिवाइड किए तो n आया, यूनिक रहेगा। लेकिन x और y तो यूनिक नहीं है ना, तो इसका मतलब आप GCD की प्रॉपर्टी दो यूनिक नंबर पर लगाते हो जो फिक्स है m और n। तो क्या यहाँ से ये नहीं लिखा जा सकता कि दिस इंप्लाइज दैट GCD ऑफ m, n इज इक्वल टू 1? हाँ या ना? D is the GCD of AB। गौर करना, D is the GCD of AB, then we can write D as a linear combination of A and B। हाँ या ना? यानी हम लिख सकते हैं D बराबर A इंटू M प्लस B इंटू N, ऐसे ही रफली। ये चलो दिक्कत लगे ना, x1 x2 लिख सकते हैं। आज देखो D की जगह पर कौन बैठा? कौन? A की जगह पर कौन बैठा? x1 की जगह कौन? बोलो, इसकी जगह कौन और इसकी जगह कौन? क्या लिख सकते हैं? GCD of m, n is equal to 1। हाँ या ना? गले के नीचे तुम लोगों की बात नहीं उतर चले। इसका मतलब ये बात सही है कि नहीं? GCD of m n is equal to 1। अच्छा, जरा m की वैल्यू भरो। दिस इंप्लाइज दैट GCD of, जरा m बोलो, m कौन? m a by d, और n कौन? तय हो गया। GCD of a upon d, b upon d is equal to 2। प्रॉपर्टी पर निगाह जमा करके रखना, एक प्रॉपर्टी छोड़ो भी इधर उधर, फिर प्रूफ नहीं हो सकता। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को यूं दरकिनार नहीं किया जा सकता।
पहले बता दिए इस रिजल्ट के दो काम। सबसे पहला काम तो इसका ये जीसीडी कैलकुलेट करने का, जो ये कर रहा है। दूसरा काम तो ये है कि आप कोई भी दो नंबर उठा लो, सामने वाले ने आपसे दोनों कोप्राइम मांग लिया ना कि हमको दो कोप्राइम दो, तो बिना सोचे समझे दो नंबर उठा लो और उनके जीसीडी से दोनों ही नंबर को डिवाइड कर दो। या तो वो दोनों कोप्राइम रहे होंगे तो जीसीडी 1 ही आएगा, मामला खत्म। और अगर वो दोनों कोप्राइम नहीं उठाए हो तो उनका जीसीडी कुछ आएगा, उसी जीसीडी से दोनों नंबर को डिवाइड करके जो तुमको दो नंबर और मिलेंगे वो आपस में कोप्राइम हमेशा। और ये बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ जीसीडी के पास होता है कि वो कोप्राइम को जनरेट कर देगा, इसके अलावा किसी के पास ये बिहेवियर नहीं। नोट कर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल लगाओ इसके लिए। जीसीडी ऑफ 4,8 इज इक्वल टू 4 क्या है, बिकॉज 4 इज द डिवाइजर ऑफ 8, तो 4 8 को काटता है तो दोनों का जीसीडी भी कौन होगा 4। ये हुआ। दिस इंप्लाइज दैट, सुनो इससे क्या मिला, जीसीडी ऑफ 4/4, 8/4 इज इक्वल टू, ये कौन है वास्तविकता में, जीसीडी ऑफ ये कौन 1 और ये कौन 2 इज इक्वल टू, इसका मतलब 1 और 2 आपस में कैसे रहेंगे, 2 प्राइम। क्लियर है। अगला एग्जांपल लगाना, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, जीसीडी ऑफ 12 and 15, सुनो 12 और 15। अच्छा चलो इसका इस्तेमाल करके दिखाते हैं। 15 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, 12 1 के 12, 3 15, हाँ या ना, बोलो। जो जीसीडी 12 और 15 का होगा वही जीसीडी 12 और 13 का भी होगा कि नहीं, हाँ अरे 13 बोल रहे, 12 और 3 का जीसीडी होगा। अच्छा सोचो 3 4 12, 3 पूरा पूरा इसको कैंसिल आउट कर देता है, तो इसका मतलब जीसीडी ऑफ 15,12 is equal to GCD of 12,3 and 3 is the divisor of 12, so this is 3। तय हो गया। तो GCD 3 है, यहाँ पर लिख रहा है GCD of 12 and 15 is equal to 3। This implies that GCD of 12/3, 15/3, बोल भैया क्या आएगा, GCD of 3 4 12, 3 5 15 और 4 और 5 हम जानते हैं आपस में कैसे होते हैं कोप्राइम, इनका जीसीडी कितना होता है। फैक्ट्री तैयार है, प्रोडक्ट डालते जाओ कोप्राइम बाहर आते जाएंगे, प्रोडक्ट डालते जाओ कोप्राइम बाहर आते जाएंगे, जो मर्जी वो नंबर उठा लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है काम कैसे करना है। ये बिहेवियर जीसीडी को छोड़ करके किसी और के पास नहीं होगा, ये बात याद रखनी चाहिए। ठीक, मर्जी हो तो हिंदी में लिखो, ये बिहेवियर सिर्फ जीसीडी के ही पास होता है। लिख सकते हो, लिखो, तुमको पढ़ाना है बीएससी वाला, तुम तो जरूर लिखो, बाकी चाहे लिखे ना, तुम मास्टर साहब चाहे तुम लुटिया मेरी भी डुबो, बीएससी हम इस पढ़े ना, ये भी हम ही से पढ़ रहे हो, पता चलेगा लड़कों कुछ बताए नहीं समझ में आया, लड़के सर आप किससे पढ़े, वो वहीं बगलिए में पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़े, गुरु जी से गए काम से। हाँ हिंदी में क्या लिखना है, ये बिहेवियर सिर्फ जीसीडी के ही पास होता है। अब बिहेवियर पता है कौन सा, अगली प्रॉपर्टी नेक्स्ट, फिर डबल स्टार करके लिखना। इफ C is the divisor of A, if C is the divisor of A, ठीक, comma C is the divisor of B, then GCD of A upon C, comma B upon C is equal to, अरे रुको रुको, नहीं कुछ गलत, ये नहीं सकता स्टेटमेंट, ये हो ही नहीं सकता। पेन तो ये स्टेटमेंट, अच्छा है ये स्टेटमेंट, एक सादा कागज नोट करना। If C is the divisor of A, C is the divisor of B, and A upon C, B upon C both are co-prime, then GCD of AB is equal to C। चलो प्रूफ किया जाए इसको भी फटाफट, लिखना प्रूफ।
उन्होंने कहा ए और बी का जीसीडी सी होगा। अगर ये कंडीशन होती है तो हम अपनी मर्जी से कुछ और मान के चलते हैं। हम कहते हैं माना ए और बी का जीसीडी डी है। अब फिर देखते हैं क्या सी बराबर डी आएगा या नहीं आएगा। अगर आ गया तो इनकी बात सही है, नहीं आया कुछ और निकल के आएगा। लेट माना जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, लेट जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू डी। नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये याद रखना, मोटिव ये है कि d बराबर c कह देना। d बराबर c बस एक ही दिन हो सकता है। d is the divisor of c and c is the divisor of a, sorry c is the divisor of d and d is the divisor of c। c काटता है d को और d काटता है c को, तो इसका मतलब दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो हम अपनी मर्जी से मान रहे हैं, माना a और b दोनों का जीसीडी कौन है, d है। अब वापस इन्होंने खुद कहा है c is the divisor of a, c is the divisor of b, यानी c is the common divisors of a and b। तो अगर c कॉमन डिवाइजर्स है तो c ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर d को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। If c is the divisor of a, c is the divisor of b, then c is the divisor of GCD of a and b, जो माना कितना गया है, ये थ्योरम कल हो चुकी थी, परसों लिखना इसी बात को। Since जो दिया गया वहीं से चल रहे, since c is the divisor of a, c is the divisor of b, this implies that c is the divisor of GCD of a, b, that is अर्थात c is the divisor of d। और ये जो अभी आया c is the divisor of, इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे since जो दिया गया है से चलते हैं, c is the divisor of a, c is the divisor of b। again since c is the divisor of a and c is the divisor of b, ये बताओ अगर c a और b को पूरा पूरा काट देता है तो कोई ना कोई कोसेंट तैयार होगा। फिर हम उसी कोसेंट को m और n मान करके चल देते हैं, चाहे x y चाहे m और n। देखना since c is the divisor of a and c is the divisor of b, so there exist, इसलिए यहाँ पर मौजूद होंगे, so there exist integers m, n belong to the z such that कि हम लिख सकें, बोलो क्या लिखा जाए, c a को काटता है तो a अपॉन c बराबर m, सोचना a अपॉन c बराबर m, तो a बराबर c इंटू m, हाँ या ना। इसी तरीके से b अपॉन c बराबर n, तो इसका मतलब यहाँ से b बराबर c इंटू n लिख लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट a by c is equal to m, b by c is equal to m। लेकिन अपने को कुछ और ही दिया गया है, अपने को दिया गया है a अपॉन c और b अपॉन c दोनों आपस में कैसे हैं, को प्राइम है। तो इसका मतलब GCD of a upon c and b upon c is equal to 1 लिखा जा सकता है, लिखना अगली लाइन। दिस इंप्लाइज दैट GCD of a upon c, b upon c is equal to 1, that is अर्थात GCD of m, n is equal to 1 लिख सकते हैं। और यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर m और n का GCD 1 है तो यहाँ पर ऐसे दो इंटीजर x और y एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे कि हम लिख सके mx plus ny is equal to 1। सही, अप्लाई करो ना बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम। नाउ तुम लोग लिखना बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम। There exists x, y belong to the integer set z such that कि आप लिख सको mx plus ny is equal to 1। mx plus ny is equal to 1।
एक काम करो, पूरे में c से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे में c से मल्टीप्लाई करो, दिस इंप्लाइज दैट c mx प्लस c ny इज इक्वल टू कितना, अब गौर करो cm की वैल्यू अपने को पता है और cn की वैल्यू b, तो क्या यहाँ पर रख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ax प्लस by इज इक्वल टू इतनी जल्दी अभी का एक्स और वाई यूनिक तो होते नहीं हैं, यहाँ से अभी हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तब दिखाएंगे डी बराबर सी ही होने वाला है। पहले इतना लिखो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, हो गया। क्या इक्वेशन अब तक मान ली दो, इसे इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब वापस लौटो उस जगह पर जहां से शुरुआत की। जीसीडी ऑफ ए बी बराबर कितना माना गया है, डी माना गया है, लिखना सिंस, हम लिखे तुम लोग लिखो, सिंस जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी, सिंस जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी, सो इसलिए याद करो फिर यूक्लिडियन एल्गोरिथम। यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहता है कि अगर a और b का जीसीडी d है तो यहाँ पर दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे कि आप d को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सको। चलें देखना, दिस इंप्लाइज दैट या सो देयर एग्जिस्ट लैम्डा कॉमा म्यू, क्योंकि x और y वहाँ मान चुके हैं, लैम्डा कॉमा म्यू बिलोंग टू द इंटीजर सेट z सच दैट कि हम लिख सकते हैं, कितना लिखें बोलो, या a इज इक्वल टू, पहले तो ये देख लेते हैं a अपॉन d, कुछ आएगा माना लैम्डा आया तो a इज इक्वल टू लैम्डा d या d लैम्डा, जो भी मर्जी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से b को बोलो एंड b इज इक्वल टू म्यू इनटू d, लिख सकते हैं कि नहीं, इसका इस्तेमाल कर लो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 देखो अपनी कॉपी में, इक्वेशन नंबर 2, c इज द डिवाइजर ऑफ b, मिला, इस्तेमाल दिस इंप्लाइज दैट, या 3 में रख लिया जाए, 3 में ज़्यादा सही पड़ेगा। अगर 3 में रखें तो a की जगह पर कितना आएगा, लैम्डा d इंटू एक्स, और b की जगह पर म्यू d इंटू कितना y, लिखो यूजिंग दिस इन 3 कर देना, यूजिंग दिस इन 3, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू लैम्डा dx, लैम्डा dx प्लस अगला b की वैल्यू म्यू dy इज इक्वल टू d, क्या d को कॉमन कर सकते हैं, d कॉमन करो, दिस इंप्लाइज दैट d के कॉमन होते ही लैम्डा x प्लस म्यू y इज इक्वल टू d, d से d कैंसिल आउट हो गया, अरे उधर c गड़बड़ी, अब सही तो उल्टा हो जाता है, धन्यवाद। लैम्डा dx प्लस म्यू dy इज इक्वल टू c, लैम्डा बाहर, सॉरी d बाहर की, लैम्डा x प्लस म्यू y इज इक्वल टू c। क्या मिला यहाँ से, इस लास्ट वाले इक्वेशन से क्या नजर आ रहा था, जवाब तुम्हें लोग मुझसे आते हैं। इसके पहले कहीं एक जगह पर d डिवाइड c था या c डिवाइड d था, कितना था, c इज द डिवाइजर ऑफ d। यहाँ पर गौर करो c के फैक्टर में कौन शामिल है, तो जब कोई किसी के फैक्टर में शामिल होता है तो उसको डिवाइड करता है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या लिखें, दिस इंप्लाइज दैट d इज द डिवाइजर ऑफ c। वो कौन सा इक्वेशन था, c डिवाइड d का, वो 2 था, तो ये 3 हो गया, ये 4 है, और फ्रॉम 2 एंड 4 कंबाइन करो, फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4, वाला याद करो, 2 में लिखा था c इज द डिवाइजर ऑफ d, और यहाँ मिल रहा है d इज द डिवाइजर ऑफ c। c काटता है d को, d काटता है c को, ये तब पॉसिबल है जब d बराबर कितना, प्रूफ हो ये सारी बातें 3 कंडीशंस के साथ है, c इज द डिवाइजर ऑफ a,
C is the divisor of B and GCD of A upon C, B upon C is equal to 1, then clearly GCD of AB is equal to C. नोट करो। चला उसी के बेस पे न्यूमेरिकल चलाएंगे। फाइंड द GCD of 858 and 325 and express it in the form m into 858 plus n into 325। सबसे पहला काम तो इसका GCD निकालना है और दूसरा काम यूक्लिडियन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए इसको इस फॉर्म में तैयार करना है। न्यूमेरिकल नोट कर लेना, बताना शुरू करें। बड़ा और छोटा पहचान लेना। कौन सा बड़ा? 858। अगला 325 छोटा है तो 325 से भाग लगाओ किसमें? 858 में, और वो एरो वाला फॉर्मेट लिखते चलो। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन पहले तो जीसीडी निकाल लेते हैं। ध्यान देना 858 इज इक्वल 325 से भाग देते। बोलो कई बार करें? 2 बार। 325 2 बार लेकर के ये कितना आया? 650। 858 में से 650 निकालो, 218। सोच लो, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो पूछ रहे हैं। 208 हम थोड़ी कुछ बोल रहे, 208। अब सुनो, GCD of 858 and 325 is equal to GCD of 325 and 200। सोच लो ये बातें, कंफ्यूज दिखता? ये इक्वेशन नंबर बताऊंगा, ऐसे ही साथ में बताते चलो। ये इक्वेशन अब सुनो, अब किसके किसके बीच में? 325 और 208। तो पहले 325 को उठाओ। 325 इज इक्वल टू 208 से भाग करो, एक ही बार जाएगा। 208 भाग 208 कितने? 208। 325 में से 208 निकाल दो, कितना? 117। सही सलामत पूछना, हम कुछ नहीं करें, मेरा दिमाग नहीं चलेगा। 117। इसका मतलब GCD ऑफ 325 and 208 आधी अंग्रेजी आधी हिंदी इज इक्वल टू GCD ऑफ दिस। तय हो गया। अब की 208 को भाग दें। 208 में भाग लगा रहे हैं किससे? 117 से। कितनी बार जाएगा? एक ही बार। 117 एक की 117। रिमाइंडर बोलो कितना बचा? कितना? कैसी सोच लो। 91 बचेगा। ये हो गया 91। अच्छा, इक्वेशन मानते चलना, ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन आई 3। अगला GCD ऑफ 208 और 117 बराबर होगा GCD ऑफ 117 और 91। चलो यहाँ लिखते हैं। अब 117 में भाग लो। 117 91 से भाग, 91 एक 91। रिमाइंडर बोलो 26। इसका मतलब GCD ऑफ 117 और 91 बराबर होगा GCD ऑफ 91 और 26। चलो 91 को भाग दो किससे? 26 से। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 91 को 26 से भाग दो, 3 बार। रिमाइंडर कितना बचेगा? 13। इन दोनों का GCD बराबर होगा इन दोनों के GCD, और अपने को पता है 26 इज इक्वल कितना? 10। GCD ऑफ 26 13 बराबर होता है GCD ऑफ 13 0। 13 और 0 का GCD कौन? 13। यानी कि फाइनल टच क्या मिला? देयरफॉर GCD ऑफ किसका किसका निकाल देते हैं? मेन 858 एंड 325 इज इक्वल टू 13। इक्वेशन का नाम देते चलते हैं। ये 4, ये 5 और 6 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कितनी मन लिख सकते हो? छठा इक्वेशन ये GCD मिल गया। अगला काम होगा ना, आए हुए GCD को इस फॉर्म में लिखना, यानी 13 को इसके फॉर्म में लिखना है। नाउ अप्लाई बैक सब्स्टिट्यूशन। GCD तक निकाल चुके, अब GCD के बाद उस पुराने फॉर्म में ले जा करके रखना है। दिमाग चलाना। GCD कितना है? GCD कितना है? 13। तो गौर करना, इस बात को सीखो।
जीसीडी 13 है ना, इसको हम ऐसे हटा, अब बैक सब्स्टिट्यूशन देखना, हमको 13 को इधर रख देना है, 13 रख दिया बराबर। अब ये नहीं डिस्टर्ब होगा, इसको बचा करके रखना। और सोचो इक्वेशन नंबर 5 से 13 बराबर कितना होगा, 91 माइनस 26 इंटू 3। हाँ या ना, लिखा जा सकता है। पहली लाइन ये लिखो, 13 इज इक्वल टू 91 माइनस, चाहे तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5। ये 91 में टच करना, ठीक है। इधर आओ वापस, रिमाइंडर पर खेलना है। रिमाइंडर पहले कौन दिखा, 13 ना, यही जीसीडी था, तो 13 को इधर रख दिया। तो अब जाहिर सी बात है, अब फिर रिमाइंडर पर ही खेल करेंगे। 91 अभी बचा करके रखो, क्योंकि 91 रिमाइंडर नहीं था फिलहाल यहाँ तक इस हिस्से में। सोचो 26 की वैल्यू क्या हम रख सकते हैं, 26 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से कितनी मिलेगी, 117 माइनस 91, यही मिलेगी कि नहीं। ठीक, लिखना यूजिंग इक्वेशन 4, 13 is equal to 91 माइनस 26 की वैल्यू रख रहे हैं। बोलो 26 की वैल्यू कितनी होगी, 117, ठीक, फिर कितना माइनस 91, कुछ ऐसा चलेगा। और सोचो बाहर कौन पड़ा है, बाहर 26 की वैल्यू ये है, बाहर कौन आएगा, सही है गलत, नोट करो। बैक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा भारी पड़ता है, मान रहे हैं। एक तो ये मिला, एक ये मिला। अभी गौर करना, अब की बार दिमाग चलाओ। अगला रिमाइंडर पहले तो 13 था, तो 13 को लिख दे 91 माइनस 26 गुणे 3, ये हुआ। फिर अगला रिमाइंडर कौन था, 26, तो 26 की वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया 117 माइनस 91। अभी 13 इज इक्वल टू दिस, ये बना हुआ है। अब सुना, अगला रिमाइंडर खोजो, इसके बाद वाला रिमाइंडर कौन है, 91। तो अब यहाँ पर वैल्यू किसकी रख दी जाए, 91 की, और यहाँ भी कौन है, 91। चाहे तो पहले ये 91 इंटू 2 कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी, ऐसा देखो। इट मींस 13 इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखा जाए, माइनस माइनस प्लस, यानी 2 इंटू 91, ये हो गया। और हाँ रुको, ये 3 भी तो है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई है, लिखना ही पड़ेगा, इसको पहले लिखता है। 91 इंटू 1 ये है, और माइनस माइनस प्लस 91 इंटू 3, 91 कॉमन, 4 इंटू 91, देन 13 इज इक्वल टू 4 इंटू 91, और बाकी हिस्सा माइनस 117 गुणे कितना, माइनस 117 गुणे कितना हो गया, नोट कर। 1 बाई 1 बैक सब्स्टिट्यूशन करते चलो। अगली वैल्यू बोलो, अगला रिमाइंडर कौन है, सुना 91 के बाद रिमाइंडर 117। अब 117 की वैल्यू रखो, ये सामने बोलो 325 माइनस दिस, इसका मतलब 13 इज इक्वल टू 4 इंटू 91 की वैल्यू नहीं रखी, 13 इज इक्वल टू 4 इंटू, चलो 91 पर, 91 कितना 208 माइनस 117। अब इस वन का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। अच्छा, माइनस 117 गुणे कितना, सिंप्लीफाई कर दिया जाए पहले इसको, कितना होगा, 13 इज इक्वल टू 4 इंटू 208। अच्छा गौर करना, यहाँ से माइनस 4 इंटू दिस, माइनस 3 इंटू दिस, कितना, माइनस 7 इंटू 117, माइनस 4 इंटू दिस, माइनस 3 इंटू दिस, 117 बाहर किए, माइनस 7 इंटू 170। बैक सब्स्टिट्यूशन होना पड़ता है। अगला रिमाइंडर पहचानो कौन, 117, वैल्यू रखें 117 की, दिखना फिर 13 इज इक्वल टू 4 इंटू 208 माइनस, चलो 117 की वैल्यू 7 इंटू
और 117 बताओ कितना? 325 माइनस 208। क्या इस 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं? सिंप्लीफाई कर लो बस, इसका ज़्यादा नहीं करवाना, इसका एक टेबल करवाएंगे, खुद नंबर पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए दे देंगे अभी मेरे। अगला बोलो, अगला कौन? इसका मतलब अपने को मिला 13 इज इक्वल, चलो पूरा ब्रैकेट खोल दो, माइनस माइनस प्लस 7 4 11, यानी कि 11 गुणे 208 माइनस 7 इंटू कितना? 325। अच्छा अगला रिमाइंडर खोलो, अगला रिमाइंडर कौन? 208। 208 की वैल्यू रख दो, काम मेरा बन चुका है। तो कितना होगा? 13 इज इक्वल टू 11 इंटू 208 की वैल्यू बोलो, 208 858 माइनस 325 इंटू कितना? 2 माइनस 7 इंटू 325। दिस इम्प्लाइज दैट, बोलो अब लिखा है 13 इज इक्वल टू 11 गुणे 858, सही है। अगला देखना, यहाँ पर कितना? माइनस 22 325 ये हुआ, और माइनस 7 325 ये हुआ, कितना हुआ? 29 माइनस 29 इंटू कितना? 325। लो भैया तैयार हो चुका है। इज इक्वल टू, इसका मतलब ये कौन m और ये कौन? अच्छा इसको सुधार दें, ये कौन? n। इसका मतलब d इज इक्वल टू m इंटू 858 प्लस n इंटू 325। नोट करें, बैक सब्स्टिट्यूशन लंबा खींचता है। फाइंड जीसीडी ऑफ 595 और 252। पहले तो जीसीडी निकालो, जो जीसीडी आए फिर उसको इस दिए गए फॉर्म में, यानी डी बराबर इतना तैयार करो। सबसे पहला काम जीसीडी निकालो और बताओ कितना आएगा, लगाते रहो। 595 252 से भाग कर रहे हैं, 595 इज इक्वल टू 252। कितनी बार लेकर के जाएं? 2 बार। चलो 2 बार लेकर के कितना आया? रिमाइंडर बोलो, रिमाइंडर कितना? 31 91। अब कुछ नहीं जान रहे, अपने आप से समझ करके बोलना, हमें तो भागों नहीं लगा। जीसीडी 7 आएगा, जीसीडी 7 आएगा, ठीक। अब सुनना, जो जीसीडी 595 और 252 का है, वही जीसीडी 295 और 91 का होगा। चलो अब 252 से 252 91 कई बार लेकर के जाए? 2 बार। 9 3 27, हाँ ऊपर चला जाएगा, 2 बार, ठीक। कितना होगा? रिमाइंडर बोलो, रिमाइंडर बोलो। 11 नहीं सर, वो नहीं, तो मैं आंसर बोल रहा हूँ। यस सर, आई एम 43। अब की बार देखना, 91 को डिवाइड करो 43 से, कितनी बार लेकर के जाए? 2 बार। रिमाइंडर बोलो, 5। चलो अब की बार 43 में डिवाइड लगाओ 5 से, कितनी बार जाएगा? 5 8 40, 3 43। सोचो ये जो कर रही हो ये गलत आएगा, ये सही आएगा? इसीलिए तो कह रहे हैं। हाँ तुम वही हमको बताती जा, अब ये चेक करके बताओ, ये वही हमको जिसमें इनका आंसर गलत है। नहीं अब कुछ ध्यान गलती, कभी सब कुछ सब कुछ नहीं। 252 इज इक्वल 91 इंटू, चलो यहाँ हम डिवाइड लगा 250। तो कैलकुलेशन तक इसको रोकता, नहीं तो एमबी खाता रहेगा बस खाली। रिमाइंडर 21। अगला, अब की बार 70 को भाग लगाएंगे किससे? 21 से, कितनी बार जाएगा? 3 बार। चलो 21 या प्लस 7। अब की बार 21 को किससे भाग लगाएंगे? 21 को 7 से, 7 3 21, और ये 0। जीसीडी ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ दिस एंड दिस।
GCD of this and this is equal to GCD of this and this. GCD of this and this is equal to GCD of this and this. GCD of this and this is equal to GCD of this. हो गया? फाइनली क्या मिलता है? फाइनली मिलता है GCD of कितना? जो नंबर शुरुआत में था 595 and 252 is equal to 7. ये मिल गया GCD 7. अब बैक सब्स्टिट्यूशन लगा करके आंसर बताओ. बैक सब्स्टिट्यूशन हम पहले बता दे रहे हैं, दिमाग नहीं चलेगा बैक सब्स्टिट्यूशन में, तो बस एक बात याद रखना, रिमाइंडर काम करेगा बस. ये हटा GCD कितना आया? 7 आया. तो पहले हम 7 को यहाँ पर लिख सकते हैं. गौर करो 7 कहाँ पर एज अ रिमाइंडर था? ये इस इक्वेशन में एज अ रिमाइंडर था. 7 को बोलो क्या लिख सकते हैं? 70 माइनस 21 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 21 इंटू कितना? 3. सुनो इसके ठीक ऊपर आप आपकी अगला रिमाइंडर कौन है? 21 है. तो सोचो यहाँ जहाँ 21 है इसकी वैल्यू रख रहे हैं. 21 की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज इक्वल टू 70 माइनस 21 की वैल्यू 91 माइनस 70 और बाहर कितना है? 3. अब पहले बैलेंस कर दो 70 वाले. दिस इज इक्वल टू यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3 70 यहाँ पर है, 1 70 यहाँ पर. 4 इंटू 70 माइनस कितना? 91. अब सुनना हाँ सर इंटू 3. अब सुनो अगला रिमाइंडर को जो वहाँ पर 70 नजर आ रहा है, ये रहा, यहाँ से 70 की वैल्यू निकालो. दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 70 की वैल्यू 252 माइनस 91 इंटू 2 और 4 बाहर माइनस 91 इंटू 3. दिस इज इक्वल टू बोलो कितना? 4 इंटू 252. अच्छा फिर सुनो 4 दूनी 8 माइनस 8 91 8 तो 10 1 11 माइनस 11 इंटू 90. ये रहा. अब रिमाइंडर देखो 91 है, ये रहा 91 की वैल्यू रख दो, यानी दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 252 होगा माइनस 11 इंटू 91 की वैल्यू बोलो 595 माइनस 252 इंटू कितना? चलो बैलेंस करते हैं. दिस इज इक्वल टू ये 4 बार है माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22 22 4 26 इंटू 252 ये हुआ. यहाँ से कितना? प्लस माइनस 11 इंटू 595. ये पूरी वैल्यू किसकी है? 7. सोचो क्या 7 इज इक्वल टू 252m प्लस 595n हो गया कि नहीं? क्लियर? यही इसका काम है. अब पानी वानी पी करके मिलो फंक्शन के साथ. कितना आ रहा है? 26 11 वो माइनस 11. हाँ यही तो आंसर है. 26 एंड माइनस 11. m बराबर 26, ये m बराबर 26 ये रहा, और n इज इक्वल टू माइनस 11. यही है बैक सब्स्टिट्यूशन. क्या अब इस तरीके से हो जाएगा? अभी कुछ न्यूमेरिकल दे देंगे घर से.